और इसी का परिणाम था कि 1950 में 1950 में जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो है लाया गया था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो 1950 में लाया गया था, वो 1949 में जो संविधान के द्वारा राज्य सरकार को शक्ति दी गई थी कि आप अपने राज्य के अंदर भूमि के सुधार से संबंधित कोई भी अधिनियम पास कर सकते हो, जिसका परिणाम था 1950 का जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। अब जब ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया तो इसके बाद 1950 के बाद राज्य सरकार द्वारा जो है ये महसूस किया गया कि भूमि से संबंधित पहले भूमि क्या थी, जमींदारों के पास थी, जिससे बाद में क्या किया गया कि भूमि जो भूमिधर है, जो खातेदार थे, उनको डायरेक्ट जो है उनका स्वामित्व उसके ऊपर दे दिया गया, या फिर राज्य सरकार ने अपना स्वामित्व उस पर ले लिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि भूमि जो है बिखर गई। जो भूमि थी, व्यक्तियों को जो भूमि दी गई वो एक जगह पर ना देकर बल्कि अलग अलग स्थान पर बिखरी हुई पड़ी थी। तो इस समय जो सबसे बड़ी नीड थी, इस समय जो सबसे बड़ी नीड थी वो थी भूमि को एक जगह पे व्यवस्थित करना। जो भूमि बिखरी पड़ी हुई थी पूरे राज्य के अंदर, जिले के अंदर, व्यक्तियों को जो अलग अलग स्थान पर भूमि प्राप्त थी, तो उस भूमि को एक जगह पर इकट्ठा करना, यही इस अधिनियम का जो है मुख्य उद्देश्य था। कि अगर सपोज करो एक व्यक्ति है, अगर एक भूमिधर है, खातेदार है, उसको अगर 10 बीघे जमीन प्राप्त है, तो ऐसी कंडीशन में क्या था कि उसको 2 बीघे कहीं पर है, उसकी 1 बीघे जमीन कहीं पर है, तो उसकी जो भूमि थी वो बिखरी हुई थी। जिसके इसका परिणाम क्या था कि एक तरफ तो उस व्यक्ति को स्वयं भी समस्या होती थी, वो जो व्यक्ति है जब वो उसको होल्ड करता था उस भूमि को, तो ऐसी कंडीशन में अगर उस भूमि से संबंधित उसको लाभ अर्जित करना है तो उसके द्वारा जो है एक से अधिक जगह पर वो सारी सुविधाएं दी जाती थी। दूसरा इसके अंदर क्या होता था कि जब भूमि बिखरी हुई है तो बाहरी व्यक्ति उस पर जो है आसानी से कब्जा कर सकता था, क्योंकि जो व्यक्ति जिसकी वो भूमि है सभी भूमि की जो देखभाल एक साथ नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में बाहरी व्यक्ति उस पर कब्जा कर सकता था, जिससे कि न्यायालय के अंदर जो वाद थे वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे थे। और इसका तीसरा जो परिणाम निकला था कि राज्य सरकार द्वारा उस भूमि से संबंधित जो दस्तावेज रखे जाते थे, उस भूमि से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, तो वो रिकॉर्ड रखने में भी राज्य सरकार को जो है इसमें समस्या होती थी। तो इन सभी समस्याओं का निदान करने के लिए ये जो है उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 जो इसको लेके आए। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई जो बिखरी पड़ी भूमि है उस भूमि को एक जगह पर इकट्ठा करना और भूमि को व्यक्तियों के अंदर उस भूमि के संदर्भ में उन अधिकारों को निहित करना। जो बिखरी हुई भूमि है उस भूमि को एक जगह पे इकट्ठा करना जहां पे उसका सबसे बड़ा भाग है, उस खातेदार की भूमि का जहां पे उसका सबसे बड़ा भाग है उसके आसपास की भूमि को उसको आवंटित करना, ताकि उसको एक तो इससे क्या होगा कि जो सुख सुविधाएं हैं उसको एक जगह पे मिल जाएंगी। दूसरे इस पे जो है न्यायालय के ऊपर जो कार्यभार बढ़ता जा रहा था कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमी आएगी। और तीसरा राज्य सरकार द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड जो दस्तावेज रखे जाते थे, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी इस चीज का बेनिफिट था। अब ये तो था कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये अधिनियम क्यों पारित किया गया। अब इसके बाद आता है कि जब ये अधिनियम पारित कर दिया तो इसके अंतर्गत अब संपत्ति की चकबंदी कैसे की जाएगी, जो बिखरी पड़ी भूमि है उसको इकट्ठा कैसे किया जाएगा, क्या उसके बारे में किसी खातेदार को यह अधिकार है कि वो राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है, या राज्य सरकार स्वयं इसके बारे में जो है कोई एक्शन लेगी। तो इसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत इन दोनों चीजों के बारे में प्रावधान किया गया है कि क्या कोई बाहरी कोई व्यक्ति खातेदार जो है जिसकी भूमि जिसको अपनी भूमि की चकबंदी करानी है, क्या उसको ये अधिकार दिया गया है या राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी समय अगर उसको उचित लगता है, अगर राज्य सरकार को किसी भी समय ये लगता है कि पूरे राज्य की या उसके किसी जिले के अंतर्गत किसी स्थान की चकबंदी होनी चाहिए, उसके अंतर्गत जो भूमि है उस भूमि की चकबंदी होनी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या राज्य सरकार इसके लिए स्वयं कोई एक्शन लेगी या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी खातेदार द्वारा राज्य सरकार को आवेदन किया जाएगा।
तो इसके बारे में हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे। जो सेक्शन 4 है वो इसी से संबंधित है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे भूमि इसमें कौन कौन सी आती है, ऐसी कौन सी भूमि है जिसकी आप चकबंदी करवा सकते हो। क्या कोई ऐसी भूमि जो आबादी भूमि, अगर कोई आबादी भूमि है, क्या आबादी भूमि की भी चकबंदी की जा सकती है, या सिर्फ उस भूमि की जो कृषि के प्रयोजन के लिए यूज की जाती है, या उसी की इस अधिनियम के अंतर्गत जो है चकबंदी की जाएगी। तो ये आपको जो है सेक्शन 2 में सेक्शन 3 में दे रखा है। सेक्शन 3 का क्लोज जो 5 है, सेक्शन 3 में डेफिनेशन दे रखी हैं, ये यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट के सेक्शन 3 क्लोज 5 के अंतर्गत आपको जो है भूमि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि को डिफाइन किया गया है कि लैंड के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब कौन कौन सी ऐसी भूमि है जिसकी चकबंदी की जा सकती है। क्या आबादी भूमि की चकबंदी हो सकती है, या कोई सार्वजनिक भूमि है जो कि या तो राज्य सरकार में निहित है, या फिर वो किसी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती है, या ग्राम सभा में निहित है, क्या उस भूमि की भी चकबंदी की जा सकती है। तो ये आपको सेक्शन 5 जो है वो भूमि के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी भूमि इसके अंदर आएंगी। क्योंकि जब आप इसका एक्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है जोत चकबंदी अधिनियम, इसमें जो है जोत चकबंदी अधिनियम लिखा हुआ है। तो कौन सी जोत या भूमि जो है इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगी, जिनकी जो है राज्य सरकार द्वारा चकबंदी की जा सकती है। तो सेक्शन जो 5 है वो इसके डेफिनेशन के बारे में बताता है कि भूमि में क्या क्या आएगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं हम कि भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी के अधिकार या कृषि, उद्यान या पशुपालन के लिए यूज की जाती है। अब इसमें इन्होंने 3 चीजें बता दी कि अगर आप कृषि के लिए किसी भूमि का यूज करते हो, उसके उद्यान के लिए करते हो, पशुपालन के लिए, और पशुपालन में कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन आता है, कि अगर इस चीज के लिए किसी भूमि का यूज करते हो तो ऐसी भूमि की जो है चकबंदी की जा सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है किसी भूमि जिसको आप या तो कृषि के लिए यूज करते हो, आप उसका उद्यानकरण के लिए यूज करते हो, पशुपालन के लिए अगर यूज करते हो, तो उस भूमि की जो है इस अधिनियम के अंदर जो है चकबंदी की जा सकती है। अब इसके बाद हमें देखना है कि चकबंदी कैसे की जाएगी। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत अगर चकबंदी की जानी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 3 में तो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, और सेक्शन 4 के अंदर इसमें राज्य सरकार की पावर बताई गई है। धारा 4 जो है वो आपको बताती है कि राज्य सरकार किसी भी समय, राज्य सरकार किसी भी समय अगर उसका समाधान हो जाता है तो, ठीक है, उसका समाधान हो जाता है, तो यहाँ पे समाधान शब्द का यूज किया गया है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि किसी जिले की या उसके किसी स्थान की चकबंदी की जानी चाहिए, जबकि कल हमने जब अर्बन प्लानिंग एक्ट पढ़ा था तो उसमें जो सेक्शन 3 था उसमें लिखा हुआ था अगर राज्य सरकार को लगता है कि राज्य की या उसके किसी भाग की, ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको जो है राज्य शब्द नहीं यूज किया है बल्कि डिस्ट्रिक्ट शब्द यूज किया है, कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि किसी जिले की या उसके किसी भाग की जो है चकबंदी होनी चाहिए, मतलब उसमें जो बिखरी पड़ी भूमि है उसको एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार सबसे पहले क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी उस एरिया को। राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले उस क्षेत्र के बारे में उद्घोषणा जारी की जाएगी जिसकी उसको लगता है कि चकबंदी होनी चाहिए। उसके बाद फिर राज्य सरकार द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो इसमें अगर राज्य सरकार डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो ये एक अनियमित कार्रवाई मानी जाएगी, जबकि आपका सेक्शन 4 क्लोज 1 और क्लोज 2 दोनों का जो पर्पज है वो अलग अलग है। जो क्लोज 1 है उसके अंदर आपको डिक्लेयर करने की पावर है, जो राज्य सरकार है उसके अंदर डिक्लेयर करती है अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई जिला या उसका कोई भाग चकबंदी के अधीन लाना चाहिए। जबकि आपको क्लोज 2 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार को क्लोज 1 के अंतर्गत, राज्य सरकार को अगर क्लोज 1 सेक्शन 4 क्लोज 1 के अंतर्गत अगर उसको लगता है कि उस स्थान की चकबंदी होनी चाहिए जिसके बारे में उसने डिक्लेयर किया था, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, और जिस दिन राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है
उस दिन से वो क्षेत्र जो है जिसके लिए उसने डिक्लेयर किया है वो चकबंदी के अधीन हो जाएगा। जिस दिन राज्य सरकार उसके नोटिफिकेशन जारी करती है तो नोटिफिकेशन जारी करने के दिन से वो क्षेत्र जो है चकबंदी के अधीन होगा, जब तक कि राज्य सरकार या तो उस नोटिफिकेशन को रद्द ना कर दे, या तो उसको कैंसिल ना करे, या फिर सेक्शन 52 के अंतर्गत ये नोटिस जारी ना कर दे कि वो जो चकबंदी की कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और अब ये क्षेत्र जो है चकबंदी के अधीन नहीं रहेगा। तो देखो आपको इस 4 देखना है। सेक्शन 4 में राज्य सरकार को पावर है कि वो सबसे पहले इसमें क्या करती है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि भाई कोई एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई जिला या उस जिले का कोई भाग, ये जरूरी नहीं है कि पूरे जिले के लिए ही चकबंदी की जाएगी, उसके किसी एक पार्ट के लिए भी हो सकती है। अगर राज्य सरकार को लगता है कि उस क्षेत्र की चकबंदी होनी चाहिए या उस पूरे जिले को जो है चकबंदी की जो प्रोसीडिंग है उसके अधीन लाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार सबसे पहले डिक्लेयर करेगी। डिक्लेयर जब राज्य सरकार द्वारा उद्घोषणा जारी की जाएगी तो इसके बाद आपको जो है ट्रिपल डी सी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, उसको ये पावर होगी, ठीक है, उसको ये पावर होगी कि वो किसी या तो ऑफिसर को या किसी प्राधिकारी को उसके द्वारा किसी ऑफिसर को जो है उस कार्य के लिए अपॉइंट किया जाएगा कि वो देखे उस क्षेत्र के अंदर कि क्या चकबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो ट्रिपल डी सी है वो स्वयं इसमें काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी अधिकारी को या किसी प्राधिकारी को उसके द्वारा किसी अधिकारी को या किसी प्राधिकारी को इस कार्य के लिए जो है नियुक्त किया जाएगा, अधिकृत किया जाएगा। और उस अधिकारी की क्या ड्यूटी होगी कि वो उस प्लेस पर जिसके लिए डिक्लेयर किया गया है वहां पे जाएगा, उस भूमि के अंदर एंट्री करेगा, उसके बाद वहां पे उसका सर्वे करेगा, उसमें जो खंबे वगैरह का निर्माण होगा वो लगाया जाएगा या अन्य कोई कार्य उसके द्वारा किया जाएगा जिससे ये पता लग सके कि क्या उस क्षेत्र की चकबंदी होनी चाहिए या नहीं। इसके बाद जो है ट्रिपल डी सी, इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, इस चीज का जो है नोटिफिकेशन उस क्षेत्र के अंदर जिसके लिए उद्घोषणा जारी की गई है क्लोज 1 के अंतर्गत, उस क्षेत्र के लिए सबसे पहले क्या करेगा, उसमें जो है एक नोटिस जो जारी करवाएगा, उसके द्वारा एक नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद जो है राज्य सरकार अगर उसको लगता है कि उस क्षेत्र की चकबंदी होनी चाहिए वो रिपोर्ट देखने के बाद, तो ऐसी कंडीशन में क्लोज 2 के अंतर्गत सेक्शन 4 क्लोज 2 में इस चीज का जो है राज्य सरकार द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जिस दिन राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी उस दिन से वो क्षेत्र चकबंदी के अधीन आ जाएगा, ठीक है। और जब तक राज्य सरकार या तो उसको कैंसिल ना करे, उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, या तो राज्य सरकार उसको कैंसिल करे सेक्शन 6 के अंदर, सेक्शन 6 के अंदर राज्य सरकार को ये पावर है कि नोटिफिकेशन क्लोज 2 के सेक्शन 4 क्लोज 2 के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी समय वो उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। उसके द्वारा जो है उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। और जब राज्य सरकार को ये लगता है कि सेक्शन 27 के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस प्रॉपर्टी की चकबंदी होने के पश्चात, जब उस प्रॉपर्टी का वो जो एरिया है, जो जिला या उसका कोई भाग है, अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि जो चकबंदी का जो प्रोसीडिंग थी वो कंप्लीट हो गई है और सेक्शन 27 के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी बनके तैयार हो गए हैं, तो उसके बाद सेक्शन 52 के अंतर्गत राज्य सरकार उस चकबंदी की जो क्रिया, जिस दिन राज्य सरकार द्वारा चकबंदी की जो प्रोसीडिंग इसको बंद किया जाता है उस दिन से वो क्षेत्र जो है चकबंदी के अधीन नहीं रहेगा। तो आपको सेक्शन 4, सेक्शन 6 और सेक्शन 52, ठीक है, सेक्शन 4 आपका क्लोज 1 और क्लोज 2 दोनों का जो पर्पस है वो अलग अलग है। इसके बाद सेक्शन 6 जो है वो कैंसिलेशन की बात करता है कि किसी भी समय नोटिफिकेशन को राज्य सरकार द्वारा जो है कैंसिल किया जाएगा और जिस दिन वो कैंसिल कर देती है उस दिन से वो क्षेत्र चकबंदी के अधीन नहीं रहेगा। जिस दिन राज्य सरकार द्वारा उसको कैंसिल किया जाता है उस दिन से वो क्षेत्र चकबंदी के अधीन नहीं रहेगा, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, उस क्षेत्र के बारे में एक एक्सेप्शन है कि अगर उसके डॉक्यूमेंट्स
अगर जो उसके अभिलेख हैं, रिकॉर्ड बनने तैयार हो गए हैं, तो फिर उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का। इसके साथ आपको सेक्शन 52 भी देखना है कि 52 में भी राज्य सरकार को पावर है कि जब वो कार्य जो चकबंदी का कार्य है अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो राज्य सरकार उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी करती है चकबंदी की जो प्रोसीडिंग है उसको बंद करने के लिए। तो सेक्शन 6 में उसको कैंसिल करने की पावर है और सेक्शन 52 में उसको बंद करने की पावर दी गई है। इसके बाद आप सेक्शन 4 पे गए। 4 में आपने देखा कि जो राज्य सरकार है वो डिक्लेयर कर रही है, उसके बाद जो उसके द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हमने देखा कि भाई ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा जिला या उसका जो पार्ट है वो चकबंदी के अधीन आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? वो जो जिला है जिसके लिए चकबंदी की डिक्लेयर किया, नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो सेक्शन आपका जो 5 है, सेक्शन 5 जो है आपका इफेक्ट के बारे में बात करता है कि जब कोई क्षेत्र सेक्शन 4 क्लोज 2 के अंतर्गत अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, जब किसी क्षेत्र के बारे में, किसी जिले या उसके क्षेत्र के बारे में अगर सेक्शन 4 क्लोज 2 के अंतर्गत कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी खातेदार अपनी संपत्ति को ना तो अंतरण कर सकता है और ना ही किसी अदर पर्पस के लिए उसका यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसे के बाद आपने अगर कोई भी उसके उल्लंघन में कोई भी कार्य किया तो ऐसी कंडीशन में जब तक सेक्शन 4 के अंतर्गत वो नोटिफिकेशन जारी रहता है या जब तक सेक्शन 52 के अंतर्गत या सेक्शन 6 के अंतर्गत उसको कैंसिल नहीं कर दिया जाता है, तब तक कोई भी व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए आप उसका यूज कर रहे हो उससे भिन्न दूसरे पर्पस के लिए उसका यूज नहीं कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर कहता है कि आपने अगर आपको वो प्रॉपर्टी किसी अदर पर्पस के लिए यूज करनी है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो सेटलमेंट ऑफिसर है उसकी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, उसकी आपको जो है परमिशन के साथ ही आप उसको किसी अदर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आपके द्वारा बिना परमिशन के यूज किया गया तो आपको सेक्शन 45A के अंतर्गत, सेक्शन 45A इस अधिनियम का जो सेक्शन 45A है उसके अंतर्गत आपको पनिश किया जाएगा, आप पे जो है फाइन लगा दिया जाएगा। तो देखो आपको सेक्शन 4 के अंदर डिक्लेयर किया सबसे पहले, उसके बाद डिक्लेयर करने क्लोज 1 के अंतर्गत आपका सबसे पहले जो है उद्घोषणा जारी की, फिर उस चीज का नोटिफिकेशन 4 क्लोज 2 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन जैसे ही जारी किया उसके बाद सेक्शन 5 जो है इसके इफेक्ट के बारे में बताता है कि इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। कि सबसे पहले तो आप जो है कोई भी अदर पर्पस के लिए उसका यूज नहीं कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी का बिना परमिशन के ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और जो भूमि जिस स्थान के बारे में वो डिक्लेयर किया गया है चकबंदी के अधीन जिसको लाया गया है, ऐसी कंडीशन में उस क्षेत्र के जितने भी अधिकार अभिलेख हैं, उस क्षेत्र के बारे में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं या जितने फील्ड बुक हैं या विलेज मैप हैं, वो सब जो है कलेक्टर के पास से जिला उप संचालक चकबंदी को जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जिला उप संचालक चकबंदी को जो है उसको डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर को ऑफ कंसोलिडेशन को उनका रख रखाव करने की और उनको तैयार करने की जो है पावर आ जाएगी। ठीक है, एक तो इसका ये इफेक्ट पड़ता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं या विलेज का आपका मैप है, फील्ड बुक है, उन सबको तैयार करने की जो पावर है वो DDC के पास आ जाएगी। दूसरा इसके अंदर आप किसी अदर पर्पस के लिए उसका यूज करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कर सकते हो। अगर किसी कोर्ट में, किसी न्यायालय में उस संपत्ति से संबंधित आपकी कोई कार्रवाई पेंडिंग है तो उसको रोक दिया जाएगा, उसको जो है उन्मोचित कर दिया जाएगा, उसको वहीं पे उपसमित कर दिया जाएगा, उस कार्रवाई को जो है वहीं पे रोक दिया जाएगा। ये इसका जो है इफेक्ट पड़ता है अगर किसी क्षेत्र के अंदर अगर उसको चकबंदी के अधीन ले आते हैं। अगर सेक्शन 4 क्लोज 2 के अंदर किसी भी क्षेत्र को, पूरे जिले को या उसके किसी भाग को अगर चकबंदी के अधीन लाते हैं तो सेक्शन जो 5 है वो उसके प्रभाव की बात करती है कि उसके ऊपर जो है इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि सेक्शन 4 पे जो है वहां पे राज्य सरकार को इसको डिक्लेयर करने की पावर है, और इसके लिए राज्य सरकार जो है अपना समाधान कैसे करती है कि जो DDC है
DCC उसके द्वारा अधिकारी नियुक्त किया जाता है या कोई प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, वो वहां पे सर्वे करेगा। उसके बाद जो है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस एरिया के अंदर। और अगर उसको लगता है फिर इसके बाद अगर राज्य सरकार को लगता है कि उस क्षेत्र को चकबंदी के अधीन लाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार उसमें जो नोटिफिकेशन जारी करेगी सेक्शन 4(2) के अंतर्गत। और वो नोटिफिकेशन कब तक जारी रहेगा, जब तक या तो सेक्शन 6 के अंतर्गत उसको कैंसिल ना किया जाए, या तो राज्य सरकार जो है सेक्शन 6 में उसको कैंसिल ना करे, या सेक्शन 52 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी ना करे वो जो प्रोसीडिंग है, जो चकबंदी की प्रोसीडिंग है उसको बंद करने के लिए। तो दो ही कंडीशन है जिसमें वो क्षेत्र जो है चकबंदी के अधीन नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे चकबंदी की जो क्रिया उसको जारी करने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और उसको समाप्त करने की जो पावर है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इसके बाद देखो सबसे पहले राज्य सरकार ने उसको डिक्लेयर किया, सेक्शन 5 अप्लाई हो गया, सेक्शन 6 में उसको कैंसिलेशन हो गया, 52 भी हमारा इसमें यूज हो गया। अब इसके बाद आता है कि जब वो क्षेत्र चकबंदी के अधीन आ जाता है, उस क्षेत्र को जब हम चकबंदी के अधीन ले आते हैं, तो फिर उस क्षेत्र के बारे में कार्य क्या क्या किए जाएंगे, चकबंदी की योजना कौन तैयार करेगा, किसके द्वारा जो है कंसोलिडेशन की जो स्कीम है उसको तैयार किया जाएगा, उस क्षेत्र के अंदर आने वाले वो जो एरिया है पूरा जिला या उसका कोई भाग है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उस भूमि से रिलेटेड जो मैप है, विलेज मैप हो गए, फील्ड बुक हो गई, या आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कौन मेंटेन करेगा, उनके अंदर जो है किसी प्रकार का सर्वे किसके द्वारा किया जाएगा, किसको पावर है उसके सर्वे करने की, या उस क्षेत्र के अंदर जो है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो योजनाएं बनाई जाएंगी वो किसके द्वारा बनाई जाएंगी, चकबंदी की योजना कौन बनाएगा, उसको अप्रूवल कौन करेगा, जो चकबंदी की योजना है वो किसके द्वारा उसको जो है पुष्टि की जाएगी, उसको अप्रूवल किया जाएगा, और उसके बाद कौन सी तिथि से उसको लागू किया जाएगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखो आपको जो है सेक्शन हम 4 से इसको करेंगे, इसमें एक समरी सी बनाएंगे हम लोग कि सेक्शन 4 में वो डिक्लेयर करेगी, राज्य सरकार डिक्लेयर करेगी। जैसे ही राज्य सरकार उसको डिक्लेयर करेगी तो सबसे पहले इसमें एक तो हमें ये देखना है कि DCC, अब आपको ना इसमें एक ऑफिसर की पावर देखनी है, इस एक्ट में जो क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स का, एक तो ऑफिसर्स की जो पावर है उसके बारे में इसका क्वेश्चन रहता है, दूसरा इसका टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन रहता है कि अपील कितने दिन में की जाएगी, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कितने दिन के अंदर किया जाएगा, कोई भी आपत्ति है आपको, अगर स्कीम के ऊपर कोई आपत्ति है तो कितने दिन में किया जाएगा, कौन सा ऑफिसर कहाँ पे वर्क कर रहा है, इसी पे इसका मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहता है। तो देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो DCC है उसका जो मोस्ट ऑफ वर्क है वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो रिकॉर्ड्स हो गया, फील्ड बुक हो गया, विलेज मैप हो गया, इससे रिलेटेड जो वर्क है वो DCC करता है इसके अंदर। जैसे कि आपने सेक्शन 4 देखा, सेक्शन 4 के अंदर सर्वे भी वही करा रहा है, जो DCC है उसके द्वारा ही सर्वे करवाया जाता है कि उस क्षेत्र के अंदर मतलब जो चकबंदी है उसके दिन उसको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। तो इसमें वो खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि उसके द्वारा अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। अब इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो उसके द्वारा अधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन इसमें 7 के अंदर जो है आप देखोगे उसमें भी DCC आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें सेक्शन 10 या आपका जो है सेक्शन 27 की रिकॉर्ड किसके द्वारा तैयार किए जाएंगे, तो उसमें भी आपका DCC आएगा। इसके बाद अगर हम स्कीम के बारे में बात करें कि जो योजना बनाई जाएगी, जो चकबंदी की योजना बनाई जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो वर्क है ना वो आपका कर रहा है इसमें असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। असिस्टेंट जो कंसोलिडेशन ऑफिसर है उसके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो करता है, एक तो स्कीम बनाता है, उसके द्वारा स्कीम बनाई जाती है किसी प्रॉपर्टी पर, जो अगर आपको पोजीशन दिलवाना है वो भी वही करेगा। इसके बाद अगर किसी संपत्ति पर कोई कंपनसेशन दिलाना है तो वो भी असिस्टेंट जो है कंसोलिडेशन ऑफिसर का वर्क है। तो ये आपको डिवाइड कर अपना अलग अलग इसको करके रखना कि कौन सा ऑफिसर कहाँ पे वर्क कर रहा है। इसके बाद अगर ये जो स्कीम बनाई गई है, चकबंदी की जो स्कीम बनाई जाएगी उसको लेकर अगर अप्रूवल करना है, उसकी पुष्टि करनी है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सेटलमेंट ऑफिसर है उसको ये पावर दी गई है कि वो किसी भी चकबंदी की पुष्टि अगर की जाएगी कि वो जो स्कीम बनाई गई है, स्कीम जो चकबंदी की स्कीम बनाई गई है वो सही है, उसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो उसकी जो पुष्टि है वो करेगा सेटलमेंट ऑफिसर।
ठीक है, वो करेगा, उसके द्वारा की जाएगी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा की जाएगी, सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा। जबकि योजना बनाई जाती है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर द्वारा। ठीक है, तो बनाने का काम असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर का है और उसको अप्रूवल करने का काम जो है सेटलमेंट ऑफिसर का है। जबकि हमने अर्बन प्लानिंग में देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर रही थी, उसके द्वारा जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था या जोनल प्लान जो तैयार किया गया था, उसको अप्रूवल करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट की थी। जबकि उसको बना कौन रहा था, उसको जो है अथॉरिटी के द्वारा उसको बनाया जा रहा था और उसको अप्रूवल कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर योजना बनाता है और उसकी जो पुष्टि है वो सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा की जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा ना ऑफिसर्स का ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, वो इसका जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है वो इसी के ऊपर होता है, अधिकारी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखो हमें देखना है इसमें, सबसे पहले राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद जो है सबसे पहले क्या काम किया जाएगा कि उस क्षेत्र के अंदर जो विलेज मैप है, जो विलेज मैप है, फील्ड बुक है, उन सबको तैयार किया जाएगा। ठीक है, गांव के जो नक्शे वगैरह हैं उनकी रिवीजन की जाएगी, विलेज मैप हुआ या वहां की फील्ड मैप हुआ, उन सबका जो है उन सबकी रिवीजन की जाएगी। रिवीजन करने के बाद फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि वहां पे जो खसरा है, खसरा खतौनी या चालू वार्षिक जो रजिस्टर है उन सब की रिवीजन की जाएगी। उन सब की रिवीजन करने के बाद जो है अगर किसी व्यक्ति के पास संयुक्त जोत है, मतलब कि अगर किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही खाते को धारित करते हैं तो उनका कितना शेयर है, किसको कितना अंश मिला हुआ है, उसको डिवाइड किया जाएगा। उस भूमि का जो मूल्य है उसको डिवाइड किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद उसके प्रतिकर को डिसाइड किया जाएगा। तो ये सभी वर्क जो है आपके सेक्शन 7, सेक्शन 8, 9 और 10, आपका जो है सेक्शन 7, 8, 9 और 10, ये सब इसी से रिलेटेड है आपके। ठीक है, सेक्शन 4 में डिक्लेयर होगा, सेक्शन 6 और 52 में उसको कैंसिल करने की पावर है 6 में, और 52 में उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसको बंद करने के लिए, जब धारा 27 के अंतर्गत जो अभिलेख है वो तैयार कर दिए जाते हैं। इसके बाद जो है सेक्शन 5 के अंदर उसका इफेक्ट बता रहा है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इफेक्ट में हमने देखा कि एक तो आप उसको किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते बिना परमिशन के। दूसरा हमने देखा कि उसके बारे में जो फील्ड मैप है या विलेज मैप है वो सब उसमें तैयार किए जाएंगे, और अगर कोई केस पेंडिंग है तो ऐसी कंडीशन में उसको जो है वहीं पे रोक दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क होगा वो होगा हमारा सेक्शन 7 में, कि इसके जो विलेज मैप है उनकी रिवीजन की जाएगी, इसके जो खसरा है या वार्षिक रजिस्टर है उन सब की जो है रिवीजन की जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इनका स्टेप होगा वो होगा सिद्धांतों का विवरण तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये आपका सेक्शन 8A में दे रखा है। अब यहीं से आपका जो है स्टार्ट हो जाती है योजना बननी। चकबंदी की जो योजना है उसमें आपका सेक्शन 8A, इसके बाद आपका सेक्शन 19 से लेके और 23 तक, सेक्शन 19 से लेके 23 तक आपको योजना के बारे में ही बताया गया है कि चकबंदी की योजना कैसे तैयार की जाएगी या उसको लागू कैसे किया जाएगा, उसका अप्रूवल कैसे किया जाएगा, उसको जो है नोटिफिकेशन उसका कैसे जारी होगा, उसको कैसे पब्लिश किया जाएगा उस एरिया के अंदर, जिसके बारे में चकबंदी की जो योजना है सेक्शन 4 के अंतर्गत जारी की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8A में हमें देखना पड़ेगा ये किसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है। जो ये असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर है ये सबसे पहले क्या करता है कि जिस क्षेत्र के बारे में चकबंदी की योजना जारी की गई है, चकबंदी योजना को राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस क्षेत्र के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल उसके द्वारा तैयार किया जाएगा। और इसके पीछे पर्पस क्या होता है कि उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र में जो ब्यौरे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है, किसको कितना शेयर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड भूमि को जो है एक तो अवधारित करता है। दूसरा ये देखता है कि उस क्षेत्र में जो आबादी भूमि है, आबादी भूमि जो है जहां पे व्यक्ति निवास करता है, उस भूमि के प्रसार के बारे में देखता है। ठीक है, उस भूमि के बारे में देखेगा। दूसरा इसके अंदर ये क्या करता है कि वो ग्राउंड बताएगा जिसमें किसी खातेदार द्वारा आबादी के लिए या किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जो है भूमि दी जाएगी। अगर इसके द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा या अवधारित किया जाएगा कि कोई भी खातेदार
किसी भी खातेदार उस क्षेत्र के अंदर किसी खातेदार द्वारा या तो आबादी के लिए या फिर अन्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कब भूमि दी जाएगी, इसके द्वारा जो है सिद्धांतों के विवरण में इसको जो है तैयार किया मतलब तैयार किया जाएगा इसके बारे में। तीसरा ये काम करता है, उस भूमि के ब्यौरे बताएगा, उस भूमि के बारे में बताएगा, उसकी डिटेल्स बताएगा उस भूमि की कि कब गांव सभा या जो वहां पे लोकल कोई ऑफिसर है, कोई अथॉरिटी है, उसके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कब भूमि दी जाएगी। तो देखो आप जब सेक्शन 8A करेंगे तो अगर आबादी के प्रसार के लिए मतलब आबादी के लिए अगर भूमि लेनी है तो उसमें खातेदार देता है, खातेदार जो है उस पे आबादी के लिए भी ली जाएगी और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भी ली जाएगी। लेकिन जो गांव सभा है या स्थानीय अधिकारी है वो सिर्फ जो है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रॉपर्टी देगा। अब यहाँ पे सेक्शन 8A में सिद्धांतों का विवरण तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो है एसीओ द्वारा, एसीओ मतलब ये असिस्टेंट कंसोलिडेशन